अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदेद। आज की कहानी है एक नौजवान की, एक सनसनीखेज डरावनी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों। इस कहानी में हमने 3 दोस्तों के नाम शामिल किए हैं जो हमारे व्यूअर ने जिनकी रिक्वेस्ट की थी। अली इमरान, सैफ अली और फरहाद अली, ये तीनों नाम इस कहानी में शामिल किए गए हैं। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था। काम की मसरूफियत की वजह से कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी में टाइम देखा और चपड़ासी को बुलाया। माफ़ करना चाचा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर तक बैठना पड़ा। चाचा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं साहब जी, अगर कभी कभार दफ्तरी काम की वजह से देर तक भी बैठना पड़े तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैंने सामने पड़ी फाइलें समेटते हुए कहा, लगता है आज भी पैदल घर जाना पड़ेगा। एक तो इस शहर में गाड़ियां भी जल्दी बंद हो जाती हैं, दूसरा हमारा दफ्तर भी शहर से काफ़ी दूर है। चाचा ने भी मेरी बात की तायीद करते हुए कहा, इसीलिए तो साहब जी मैं सबको जल्दी जल्दी काम निपटाने का कहता रहता हूँ। वैसे आपकी काम की नौयत भी कुछ ऐसी है कि अक्सर आपको देर हो जाती है। हमने दफ्तर बंद किया और अपने अपने घरों को चल दिए। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से था और मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजिम था। मरी में मेरी तैनाती और नया तबादला हुआ था, इसलिए सेटल होने में काफ़ी वक्त लगा। हमारा दफ्तर शहर से काफ़ी दूर घने जंगल में वाक़या था। मेरे अलावा दफ्तर के बाकी सभी लोग मकामी बाशिंदे थे जो शाम को अपने अपने घरों को रवाना हो जाते, जबकि मैंने भी शहर से थोड़े फासले पर एक कॉलोनी में किराए का मकान ले रखा था, जहां मेरे अलावा मेरे दोस्त सैफ अली और फरहाद अली भी मौजूद थे। हम तीनों परदेसी थे। वो दोनों मेरे रूममेट थे, लेकिन आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से हम रहते। मेरे दोनों रूममेट भी मुलाजमत करते थे, लेकिन वो जल्दी दफ्तरों से वापस आ जाते थे। उनके दफातर शहर में वाक़या थे, जबकि मेरा दफ्तर शहर से काफ़ी दूर था। इसलिए मैं सुबह सवेरे नमाज फजर से फारिग होकर दफ्तर के लिए निकलता था। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फ़ोन इतना आम नहीं हुआ था। मैं शहर से एक बस पकड़ता जो शहर से दूर एक स्टॉप पर उतरता। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इन दिनों मरी में इतनी सड़कें नहीं थी जितनी आज हैं। बस एक मरकज़ी रोड जो माल रोड से होता हुआ शहर के गिरदोनवा तक फैला हुआ था। मैं उस बस स्टॉप पर उतरकर पैदल दफ्तर जाता था, जिसका फासला तकरीबन 5 किलोमीटर था। रास्ते में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घना जंगल था और कच्ची पक्की पगडंडियों से होते हुए हम लोग दफ्तर पहुंचते थे। हमारे दफ्तर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक थी। जंगल काफ़ी घना था और वैसे भी बहुत ख़तरनाक जंगल था। वैसे तो मरी के जंगलों में गीदड़, बंदर, जंगली बिल्लियाँ और खरगोश वगैरह के साथ साथ छोटे जानवरों के अलावा चीते भी पाए जाते हैं। मेरे रूममेट फरहाद अली और सैफ अली हर वक्त मूवीज़ देखते रहते। वो ड्रामे नावल भी पढ़ते थे, जबकि मुझे इन चीज़ों से सख्त चिढ़ थी। आज हफ्ते का दिन था और हम तीनों शाम को फारिग बैठे हुए थे, तो सैफ अली कहने लगा, दोस्तों क्यों ना कल घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं कभी घूमने नहीं गए। फरहाद उसकी बात पर मुत्तफिक हो गया और कहने लगा, अच्छा आइडिया है, वैसे भी कल छुट्टी है। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे तो मैं भी उनसे कह दिया कि एक शर्त पर मेरी मंजूरी मिल सकती है। वो दोनों यक जुबान होकर बोले, भाई अब कौन सी शर्त है? मैंने कहा, शर्त यह है कि आज आप लोग डरावनी मूवी नहीं देखोगे और मुझे भी खबरें देखने दोगे। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। बिलाखिर उन्होंने हार मान ली और इस तरह हम तीनों आपस में मजाक करने लगे। उन दिनों बड़े शहर में केबल हुआ करते थे, जबकि चैनल्स की तादाद भी बहुत महदूद थी। ठीक 9 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आज सुबह मरी के जंगलों में से एक देहाती शख्स की लाश मिली है, जिसे किसी दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला है। ताज्जुब की बात है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी और चीज़ से इसकी मौत हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो जख्म किसी जंगली जानवर के नहीं लगते। मजीद पुलिस तहकीकात कर रही है। खबर सुनते ही हम लोग सकते में आ गए। यार हो ना हो ये किसी जिन या चुड़ैल की कारस्तानी होगी। फरहाद की बात पर मैंने तबसरा करते हुए कहा, यार इसीलिए तो कहता हूँ कि डरावनी फिल्में मत देखा करो। किसी जिन या चुड़ैल ने नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में इसे किसी इंसान ने दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया होगा, जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सैफ ने भी फौरन जवाबी वार किया, यार तुम किस किस्म के आदमी हो मेरे भाई? जिनों के बारे में तो कुरान पाक में सूरह जिन मौजूद है, भला इससे ज़्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए? सैफ थोड़ा जज्बाती हो रहा था। मैंने बड़े प्यार से कहा,
दोस्तों, कुरान पाक पर मेरा पूरा ईमान है और मैं मानता हूँ कि जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मगर इसमें डरने वाली क्या बात है। उनकी अपनी अलग दुनिया है और हमारी अलग। मेरी बात सुनकर दोनों खामोश हो गए और फिर हम किसी और मौजू पर बात करने लगे। सुबह के अखबारात में भी रात वाली स्टोरी छपी थी। खैर, वो दिन हमने खूब सैर सपाटे में गुजारा। अगले दिन सुबह को हस्बे मामूल मैं दफ्तर के लिए निकला। आज फिर मुझे दफ्तर में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई। साहब जी, आपको डर नहीं लगता? मैंने फाइलों में से मुंह ऊपर करते हुए हैरत से देखा। चाचा, कैसा डर? साहब जी, आपको अक्सर देर हो जाती है और घर भी आपका काफ़ी दूर है। मेरा मतलब यह है कि घने जंगल के बीचों बीच रात में अकेले पैदल घर जाते हुए आपको डर नहीं लगता? चाचा, खुलकर बात करो, ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? और मुझे किस चीज़ से डर लगेगा? मेरे सवाल पर वो कहने लगा, वो साहब जी, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है इस जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल का बसेरा है और काफ़ी लोगों से इसकी बातें भी सुनी है, बल्कि कुछ गांव वालों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो बस आपको खबरदार करना चाह रहा था कि आप बड़े मोहतात अंदाज में घर जाया करें। अरे चाचा, आप भी ना। मैंने हंसते हुए टाल दिया कि ये सब फर्जी किस्से हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आप मेरी फिक्र न करें। आज खिलाफे मामूल मुझे जंगल में से गुजरते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। झाड़ियों में से अचानक कोई जंगली जानवर या बंदर नमूदार हो जाता तो मैं सहम जाता। लगता है मुझ पर भी बाबा की बातों का असर होने लगा है। मैंने अपने आप को दिलासा दिया और शहर की मरकजी सड़क पर पहुंच गया, जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। चलते चलते आखिरकार घर को पहुंच गया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से चाचा ने इस चुड़ैल की बात सुनाई थी, उस दिन से दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। मैं रोज चाचा से नए नए सवाल पूछता। चाचा, वो चुड़ैल अगर वाकई जंगल में मौजूद है तो अभी तक आपको दिखाई क्यों नहीं दी? आप चुड़ैल के बारे में कैसे जानते हैं और आपको किसने बताया? और आप भी तो काफ़ी देर को रात घर जाते हैं, तो क्या आपको भी डर नहीं लगता? मेरे इतने सवालों पर चाचा हंसकर कहता, साहब जी, मैं ठहरा एक बूढ़ा गरीब आदमी। अगर डर कर घर बैठ जाऊं तो मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा? ये सच है कि मैंने उसे नहीं देखा, पर मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये वाकई मौजूद है। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। अब मैं भी एहतियात करने लगा था। वापसी पर एक डंडा अपने साथ जरूर रखता, जबकि मगरिब से पहले अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता कि कहीं रात ना पड़ जाए। एक दिन दफ्तर में ज़्यादा काम आ गया और मुझे घर जाते हुए रात हो गई। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था और आज तो चाचा ने भी छुट्टी दे रखी थी। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और अपना टार्च और डंडा लेकर दफ्तर बंद कर दिया। दिसंबर का महीना था और बर्फबारी की वजह से सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया था। मैंने कोट और गर्म चादर ओढ़ रखी थी। आज जंगली जानवरों और परिंदों का शोर मामूल से कुछ ज्यादा था। दूर शाख पर बैठे उल्लू की आवाज किसी अनजाने खतरे की निशानदेही थी, जबकि गीदड़ के चिल्लाने की आवाज ने तो जंगल के माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में आगे चलता गया। बर्फबारी भी हो रही थी, जैसे दरख्तों ने सफ़ेद चादर सी ओढ़ ली हो। न जाने आज सफ़र इतना लंबा क्यों महसूस हो रहा था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, मैं चलते चलते शहर की मरकजी सड़क के करीब पहुंच चुका था। अब रास्ता काफ़ी नाहमवार था। मैं जैसे ही एक पगडंडी पर पहुंचा तो दूर से बंदरों और गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने किसी चीज़ को देखा हो। जिस तरह गाँव में आधी रात को किसी चोर वगैरह को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं और उनके भौंकने पर गाँव वाले मोहतात हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ें सुनकर, जो कि अब मेरे करीब तर होती जा रही थीं, मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी जहां से बंदर और गीदड़ चिल्ला रहे थे। जो ही मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी तो हैरत और खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक दरमियाने कद की औरत थी जो लाल लिबास पहने मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं। वो बगैर आंखें झपकाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों के नाखून नोकीले थे। अब गीदड़ों और बंदरों की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं दबे कदमों साइड मारता हुआ एक दरख्त की ओट में हो गया। मेरी हालत काबिले रहम थी। ऐसी बर्फीली सर्दी में भी मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। मैंने अपनी दादी से बचपन में सुन रखा था कि अगर किसी ऐसी शैतानी मखलूक से सामना हो जाए तो उसका मुकाबला करने के बजाय उसको रास्ता दिया जाए। इस तरह वो शैतानी मखलूक आपको कुछ नहीं कहती। जैसे चाचा भी बड़ी शिद्दत से इस वक्त याद आ रहा था।
کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ خیر میں قرآن پاک کا ورد کرتا رہا جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ بالآخر وہ خوفناک چڑیل میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی جو وہ میرے سامنے سے گزر گئی اور تھوڑا آگے چل کر غائب ہو گئی۔ شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور گرتے پڑتے اس سحر انگیز ماحول سے باہر نکل آیا۔ اب جنگل میں بالکل خاموشی تھی اور میں بھی مرکزی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ ایسی برفیلی سردی میں ہی میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے میں اپنے مکان تک پہنچ گیا۔ اگلے دن صبح کو دیر سے آنکھ کھلی، میرے ذہن میں ابھی تک رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ کیوں پارٹنر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فرحاد کے سوال پر میں واپس خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں آ گیا۔ یار وہ رات کافی دیر ہو گئی، سو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو جگاؤں۔ آپ لوگ دفتر جاؤ، میں تھوڑا لیٹ دفتر جاؤں گا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں بڑی مشکل سے دفتر کے لیے تیار ہوا۔ دراصل رات والے واقعے نے میرے دل اور دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا، اس لیے طبیعت ذرا بھاری ہو رہی تھی۔ دفتر میں سب سے پہلے چاچا نے میرے رویے کی تبدیلی کا نوٹس لیا۔ میں بھی بار بار چاچا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ کھانے کے وقفے کے دوران چاچا میرے پاس آیا اور کہا، کیا بات ہے صاحب جی، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں چاچا کو ایک کونے میں لے گیا اور بڑی ہی رازداری سے اسے کہا، چاچا ایک راز کی بات بتاؤں، لیکن وعدہ کرو کہ راز راز ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے، ارے صاحب جی آپ بے فکر رہو اور سمجھو کہ مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ چاچا بیچ میں بول پڑا، تو پھر سنو، جانتے ہو کل رات میرا سامنا کس سے ہوا تھا؟ کس سے؟ چاچا کا تجسس بڑھ گیا۔ کل رات میرا سامنا اسی چڑیل سے ہوا تھا جس کے متعلق آپ نے مجھے خبردار کیا تھا، اور میں ہنسی مذاق میں آپ کی بات ٹال گیا تھا۔ کیا؟ چاچا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چاچا آہستہ بولو، کہیں کوئی سن نہ لے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا مذاق اڑائے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ چاچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، صاحب جی آپ پریشان نہ ہو، خدا سب ٹھیک کرے گا، اور ہاں اپنا کام دن کے وقت ہی پورا کیا کرو۔ شام کو جلدی گھر آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اپنے روم میٹس کو اس خوفناک چڑیل کا بتاؤں یا نہیں۔ پھر سوچا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اپنے دوستوں کو ضرور بتانا چاہیے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے انہیں سارا واقعہ سنا ڈالا، جسے سن کر فرحاد اور سیف دونوں خوفزدہ سے ہو گئے۔ یار آپ کو تو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، آپ کوئی صدقہ خیرات نکالو، اور ہم تو آپ کو پہلے ہی سمجھاتے تھے کہ رات کے وقت اکیلے جنگل میں مت گزارا کرو، لیکن آپ تو جنوں بھوتوں کی باتیں مذاق لگتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ان کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن آئے دن ہمیں اخبارات اور ٹیلی ویژن کی ان خبروں نے خاصا پریشان کر رکھا تھا کہ آج بستی میں پھر کوئی بندہ اس شیطانی مخلوق کا شکار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں خوف کے بادل منڈانے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر اس خوفناک چڑیل کی خبریں تھیں۔ لوگوں نے تو راتوں کو گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ اب تو گورنمنٹ بھی اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ ہم لوگ بھی خوف اور ڈر کے ایسے ماحول میں بزدلوں کی طرح جی رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چڑیل کا سامنا کر سکے۔ کچھ عرصے بعد میرے گاؤں سے خط آیا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لہٰذا میں نے دفتر سے کچھ دن کی چھٹی لے لی۔ اگلے دن میرے دوست مجھے ریلوے اسٹیشن راولپنڈی چھوڑنے آئے۔ میں نے بھی سندھ کی ٹرین پکڑی۔ سندھ کا موسم گرم تھا۔ میرا گاؤں اندرون سندھ میں واقع تھا، جہاں ہرے بھرے کھیت اور آموں کے باغات، کیلوں کی فصل اور کھجور کے درخت ہمارے گاؤں کی شان تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب کا علاج شہر کے ایک اچھے ہسپتال میں کرایا۔ میں نے مری میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر اپنے بیوی اور بچوں سے نہیں کیا تھا، میں ان کی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری کے جنگلات میں گھوم رہا تھا۔ میرے دوست آگے چلے گئے اور میں پیچھے راستہ بھٹک گیا۔ پھر ان کو بڑی آوازیں دی، لیکن بے سود میں بھٹکتا ہوا ایک پگڈنڈی پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے، لیکن اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس وقت یہ اکیلی عورت یہاں ویرانے میں کیوں کھڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری طرح راستہ بھٹک گئی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس کو آوازیں دی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ آخر کار میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دی تو اس نے جو مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر مارے وحشت کے میری چیخ نکل گئی، اور اسی ڈر اور خوف کی کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری بیوی ابھی نیند سے بیدار ہو گئی۔ کچھ نہیں بیگم، کوئی برا سپنا تھا، آپ سو جائیں۔ میری بیوی تو سو گئی، پر میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اب تو خواب میں بھی اس چڑیل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس چڑیل کے بارے میں شوکت کو بتایا۔
वो परेशान सा हो गया और मुझे दिलासा देते हुए बोला, परेशान ना हो दोस्त, हम आज ही गांव के पीर बाबा के पास चलते हैं। शौकत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे गांव में ही रहता था। वो कहने लगा, तुझे याद है कि बचपन में मासी पर जब किसी जिन का साया हो गया और डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दिया, तब पूरे गांव के सामने पीर बाबा ने किस तरह कलाम इलाही से उसका इलाज करके जिन को भगाया था और मासी बिल्कुल ठीक हो गई थी। गांव के पीर बाबा बहुत ही नेक इंसान हैं। वो अब भी गांव के गरीब अफराद की खिदमत करते हैं और अगर किसी पर जिन चुड़ैल का साया हो जाता है तो हमारे पीर बाबा सवाब की खातिर मुफ्त इलाज करते हैं। आओ चलते हैं उन्हीं के पास। फिर हम दोनों पीर बाबा के डेरे की तरफ रवाना हो गए। हम लोग बड़े मौतबाना अंदाज में पीर बाबा से मिले। जब उनके मुरीदैन का रश कम हुआ तो मैंने चुड़ैल के मुतालिक सारे वाकयात बयान कर दिए, जिसे वो सुनकर काफी देर खामोश रहे। फिर पीर बाबा आंखें बंद किए कुछ सोचते रहे। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जो जो वक्त गुजर रहा था हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार पीर बाबा ने अपनी आंखें खोल दी, हमें अपने करीब बुलाया। हम लोग पीर बाबा के बिल्कुल करीब और दोजानू होकर बैठ गए। माफ करना बेटा, मैं मराकबे में चला गया था, जिसकी वजह से आपको जहमत उठाना पड़ी। कोई बात नहीं पीर बाबा, उम्मीद है आपने मेरे मसले का अच्छा हल सोचा होगा, मैंने कहा। फिर पीर बाबा बोले, बेटा अल्लाह ताला पर भरोसा करो, वो सब ठीक कर देगा। मेरे इल्म के मुताबिक वो शैतानी मखलूक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन आपने अच्छा किया कि छुट्टी लेकर मेरे पास आ गए। जैसा कि आपने बताया कि वो बदरूप बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है और पूरा शहर खौफ की कैफियत में मुब्तला है, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसकी मखलूक से नहीं, क्योंकि सारी मखलूकात उसकी मोहताज हैं। हमें अपने सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद में तलाश करने चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम दोनों ने यक जुबान होकर कहा, जी पीर बाबा, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर एक तावीज़ लिखकर मुझे देते हुए कहा, बेटा ये तावीज़ अपने दाएं बाजू पर हर वक्त बांधे रखना। इंशाल्लाह इस तावीज़ की बरकत से कोई भी शैतानी मखलूक, जिन भूत या चुड़ैल आपके नज़दीक नहीं आ सकती। मैंने वो तावीज़ लेकर अपने पास रखा तो पीर बाबा ने पास पड़े हुए एक संदूकचे में से एक पुराना खंजर निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये खंजर अपने पास रखना। ये कोई मामूली खंजर नहीं, ये हमारा जद्दी पुश्ती खंजर है। इससे पहले कि वो खौफनाक बदरू तुम पर कोई वार करे, मैं चाहता हूँ कि उसके वार से पहले तुम इस खंजर से उस पर वार कर दो और उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दो और मखलूक खुदा को उसके शर से बचाओ। मैंने वो खंजर लेकर पीर बाबा से वादा किया कि मैं उनकी बताई हुई बातों पर अमल करूँगा और इस खंजर से उस खौफनाक बदरू को मारकर शहर के लोगों को निजात दिलाऊंगा। उस वक़्त न जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी बहादुरी आ गई। पीर बाबा मेरा अज़म देखकर बहुत खुश हुए और दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। पीर बाबा की दुआ से मेरी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई। उनके दिए हुए तावीज़ और खंजर से मेरे अंदर डर और खौफ वाली कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई और मैंने वापसी का टिकट लिया। 24 घंटे के तवील सफ़र के बाद शाम को हमारी ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां मेरे दोस्त फरहाद और सैफ पहले से ही मुझे रिसीव करने के लिए मौजूद थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए और मुझसे सामान लेकर एक टैक्सी में रखा। पूरा रास्ता वो मुझसे गांव की बातें सुनते रहे और मैं उनसे शहर की। सैफ और फरहाद ने बताया कि शहर के हालात जू के तू हैं। वो खौफनाक बदरू खौफ की अलामत बनी है। वो अब तक न जाने कितने लोगों को जिंदगी से खेल चुकी है। दोस्तों, पीर बाबा के तावीज़ और खंजर ने मुझे नया हौसला दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस शहर को इस मनहूस बदरू के साए से निजात मिलेगी। मेरी बातें सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे। यार वाकई तुम गांव जाकर बदल गए हो। वो रात मैंने सुकून में गुजारी और अगले दिन सुबह को रूटीन के मुताबिक दफ्तर की तैयारी में लग गया। दफ्तर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। चाचा दिखाई नहीं दे रहे थे। दफ्तर वालों ने बताया कि 4 दिन पहले चाचा ने किसी खौफनाक चीज को देखा था तो वो भागते हुए गिर पड़ा, जिससे उसकी एक आंख किसी लकड़ी से टकराकर जाया हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी जान बच गई और अब वो शहर के अस्पताल में दाखिल है। चाचा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी की और सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां चाचा एडमिट थे। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी एक आंख पर पट्टी लगी थी, जबकि दूसरी आंख ठीक थी। चाचा कैसी तबीयत है अब, और आपकी ये हालत कैसे हुई? वो कराहते हुए बोले, मत पूछो साहब जी, बस अल्लाह ताला ने जान बचा ली, ये भी बड़ी गनीमत है। पर हुआ क्या था, बताओ तो कुछ। मेरा तजस्सुस और भी बढ़ रहा था। मुझे बेचैन देखकर बोले, साहब जी आपकी छुट्टी के दौरान मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। मैं रात को उसकी दवाई लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे देर हो गई। चूंकि हमारा घर शहर से काफ़ी दूर है और रात को कोई गाड़ी भी नहीं मिलती,
मैंने जंगल से शॉर्टकट मारा। चलते चलते मुझे एक झाड़ियों में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। मैंने डरते डरते जो ही झाड़ियां हटाकर देखा तो खौफ के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे सामने वही खौफनाक बदरू खड़ी थी जिसका जिक्र आपने किया था। वो भयानक और कहर आलूद नजरों से मुझे देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और जो ही वो मेरी तरफ लपकी तो मैंने भी पांव पर जोर दिया और एक तरफ को दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जहां मेरी आंख में एक सूखी लकड़ी लगी और इस तरह मेरी आंख जाया हो गई। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता आखिरकार वहां से भागने में कामयाब हो ही गया और अपने गांव पहुंच गया। साहब जी, आंख जाया हो गई मगर खुदा का शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन अभी तक मैं उस बदरू के डर के खौफ से बाहर नहीं आया। चाचा को मैंने दिलासा देते हुए कहा, चाचा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, वो खूनी बदरू बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। रात को मैं अपने रूममेट दोस्तों से उस बदरू के मुतालिक बात कर रहा था। दोस्तों, अब बहुत हो गया, कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे। लगता है वो वक्त आ गया कि मुझे पीर बाबा की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ेगा। मेरे जहन में एक प्लान है, इसलिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। वो दोनों बोले, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोगों की भलाई के लिए जान भी दे सकते हैं। मैंने बीच में बोलते हुए कहा, जान देने की नहीं बल्कि उस बदरू की जान लेने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, पीर बाबा ने कहा था कि उस चुड़ैल को वार करने से पहले खत्म किया जाए, और जब तक ये खंजर और तावीज मेरे पास है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम दोनों की सलामती का जामिन मैं हूँ। आप लोगों को आंच तक नहीं आने दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ चलें और इंसानियत की खातिर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, और इस खूनी बदरू को ख़त्म करके इंसानी जानों के नुकसान से बचाया जाए और अजीम नेकी कमाई जाए। तो आप लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो साथियों, मंसूबा यह है कि कल की रात हम जंगल में गुजारेंगे। हम तीनों इकट्ठे होंगे और एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। हम जंगल में उसे तलाश करेंगे और अगर हमारे सामने आ गई तो तुम लोग सिर्फ मेरी तरफ देखना। मैं उस खंजर से उस पर वार करके उसे ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। और हाँ, एक अहम बात करता चलूं, आप लोगों ने डरना नहीं। मेरे प्लान पर उन्होंने भी हामी भर ली। दूसरे दिन हम लोग दफ्तर गए और शाम को वापस आ गए। हम लोग अपने प्लान को सरअंजाम देने के लिए तैयारी करने लगे। मेरे दोस्तों के पास उनके लाइसेंस वाले पिस्टल भी मौजूद थे, जो एहतियातन उन्होंने लोड करके अपने साथ रख लिए। मेरे पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज़ और खंजर था। उसके अलावा हमारे पास टार्च, डंडे और आग जलाने के लिए लाइटर और थोड़ा खाने पीने का सामान भी मौजूद था। और अब हम लोग बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगे। ठीक रात 8 बजे हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मुहिम पर निकल पड़े। मौसम काफ़ी सर्द था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हम लोग शहर से काफ़ी दूर घने जंगल में निकल आए। पैदल चलते चलते थक गए थे, इसलिए कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए। हम अपने साथ लाए खाने में से कुछ खाना खाया और पानी पीकर आपस में बातें करने लगे। यार शुक्र है हम 3 लोग हैं, अकेला आदमी तो इस भयानक जंगल में वैसे ही मर जाता। सैफ की बात पर मैंने मुस्कुराकर कहा, डरने का नाम नहीं लेना, बाकी जो मर्जी आगे कहो। वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। बादलों की वजह से रात काफ़ी तारीक थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा, रात के 12 बज चुके थे। वैसे तो जंगल में काफ़ी खामोशी थी, लेकिन कभी कभार उल्लू के चिल्लाने और गीदड़ के मखसूस आवाज़ निकालने से पूरा जंगल भयानक महसूस होने लगता। लेकिन हम एक अच्छे मकसद के लिए निकले थे, सो डर हमसे कोसों दूर था। अब हम दोबारा अपने शिकार के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगे। सारा जंगल अंधेरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। इस जंगल बियाबान में रात के इस पहर आने की शायद किसी और को हिम्मत नहीं हो सकती थी। कोई बड़ा दिल गुर्दे का आदमी ही इस वक्त ऐसे भयानक जगह पर आ सकता था। हम तीनों एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे जा रहे थे कि अचानक दूर झाड़ी में जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो, जैसे उन्होंने किसी को देखा हो। मैंने कहा, दोस्तों होशियार हो जाओ, और हम लोग भी उस सिमत बढ़ने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। मेरे दोस्तों ने अपना अपना पिस्टल हाथ में ले रखा था, जबकि मैं सबसे आगे चल रहा था। चलते चलते हमारे कदम रुक गए। हमारी तलाश खत्म हो चुकी थी। वो अचानक हमारे सामने आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे दोस्त ना चाहते हुए भी डर गए। उनकी आंखों से खौफ नुमाया था। वो मेरे पीछे थे। दोस्तों रुको नहीं, आप लोग इसे मत देखो, बल्कि मेरी तरफ देखते रहो। पीर बाबा के तावीज़ ने वाकई काम कर दिखाया, क्योंकि मुझे उस भयानक चेहरे को देखकर भी डर नहीं लग रहा था। उस अफरियत की फलक शिगाफ चीख ने हमें हिला कर रख दिया। हमारा दिल अंदर से दहलने लगा। मेरे दोस्त तो थर थर कांपने लगे। इन अफरियतों, चुड़ैलों और भूतों की गैर मौजूदगी में तो सब बहादुर बनते हैं,
लेकिन असल पता तो जब चलता है जब ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएं। उस वक्त मेरे दोस्तों की कैफियत भी वही थी। उस चुड़ैल को देखकर तो जैसे उनकी रूह फना हो गई। तुम लोग मेरा शिकार करने नहीं बल्कि मेरा शिकार होने आए हो। ये कहते ही वो बदरू तेजी से मुझ पर झपट पड़ी और मेरा गला दबोचना चाहा। उसने अपनी गिरफ्त मुझ पर सख्त कर दी, पर अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। यूं लगा जैसे उसको बिजली का झटका लगा हो। मैं समझ गया कि पीर बाबा के तावीज़ और खंजर की बरकत से ऐसा हुआ है। और इससे पहले कि वो मेरे दोस्तों पर वार करे, मैंने खंजर निकाला और बड़ी तेजी से खंजर को उसके सीने में पेवस्त कर डाला। फिर तो पूरा जंगल उसकी गुराहट और फलक शगाफ चीखों से गूंज उठा। वो जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में उसका जिस्म जलकर खाक हो गया। हैरत अंगेज तौर पर वो खंजर महफूज रहा, जिसे उठाकर मैंने अपने पास रखा। मेरे दोस्त अब खौफ और हैरत की कैफियत से बाहर आ चुके थे। हम लोग अपनी मुहिम में कामयाब हो चुके थे। अगले दिन बदरू के मरने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और काफी अरसे तक हम तीनों दोस्तों के चर्चे होते रहे। अब शहर की रौनकें दोबारा वापस आ चुकी थी और लोग रातों को भी घूमते फिरते नजर आने लगते। कुछ सालों बाद मेरा तबादला मरी से कराची हो गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।